Welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter, quality. This is class 7 English book. इस चैप्टर में हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक गेजलर ब्रदर्स और दूसरा जो राइटर हैं या अथर जो है। ये दो कैरेक्टर्स को लेकर के ही पूरे स्टोरी को लिखा गया है। इन दो कैरेक्टर्स की बातें और क्वालिटी जो सब टाइटल है वो किस तरह से इस स्टोरी पे डिपेंडेंट है, किस तरह से इस स्टोरी को इफेक्ट डालता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड करने से पहले, स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ बातें जो लिखी गई है उन बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को हम लोग आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, हम लोग कह सकते हैं। इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट, अगर उसके पास उसी तरह के स्किल्स हैं, उसी तरह की काबिलियत है, खासियत है जिस तरह से दूसरे आर्टिस्ट में होते हैं, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट, और उसी तरह की भावना, उसी तरह की रिस्पेक्ट, सम्मान उसके दिल में अगर है उस आर्ट को लेकर के, तो हम लोग उस आदमी को, उस इंसान को आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर गेजलर, एक नाम है मिस्टर गेजलर, ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, is a perfect artist. Read this story to see how devote his life to his art. एक मिस्टर गेजलर इस स्टोरी में कैरेक्टर हैं जो कि जर्मन शू मेकर हैं, और यहाँ पे इस स्टोरी में आप देखने को भी मिलेगा कि जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो वो जर्मन से आकर के लंदन में बस गए हैं और वहाँ पे शू मेकिंग का काम करते हैं। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक चीज का पता चलेगा कि किस तरह से मिस्टर गेजलर अपने काम के प्रति, अपने आर्ट के प्रति समर्पित रहते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना खान पान, खाना पीना, समय, पैसा, हर एक चीज वह इस आर्ट को, अपने आर्ट को बचाने के लिए, अपने आर्ट के लिए त्याग देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज, राइटर कह रहा है कि मैं जानता हूँ बहुत दिनों से, माई एक्सट्रीम यूथ, मेरे जवानी के दिनों से, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बोट, ही लिव विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप which was in a small by street in a fashionable part of London. राइटर कह रहा है कि मैं बहुत यंग टाइम से ही मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि वह मेरे फादर के लिए जूते बनाया करते थे और वह अपने भाई के साथ रहते थे दुकान में, जो कि बहुत ही छोटे से गली में, फैशनेबल पार्ट, जो लंदन का एक फैशनेबल पार्ट नाम का एक गली था, उस गली में वो लोग रहते थे, उस गली में उन लोगों की दुकान थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, जो शॉप था वह कुछ विशेष तरह का था, खास था। देयर वाज नो साइन, उसमें किसी भी तरह की बोर्ड लगे नहीं होते थे। यानी कि आजकल जो जब आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे शॉप का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, क्या क्या मिलता है, यहाँ पे हर एक चीज मेंशन किया हो रहा था, लेकिन इसके दुकान में, मिस्टर गेजलर के शू शॉप में किसी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं था, अदर देन द नेम ऑफ द गेजलर, सिर्फ वहां पे गेजलर ब्रदर्स नाम लिखा था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ सूट, और उसके विंडो में कुछ जूते सैंपल के तौर पर रखे हुए रहते थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, वह जो कुछ बनाता था जब उसे ऑर्डर मिलता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो कुछ भी बनाता था वह कभी भी फेल नहीं होता था, खराब नहीं होता था, वह हमेशा फिट होता था पैरों में। टू मेक बूट सच बूट ही मेड seem to me then and still seem to me mysterious and wonderful. फिर से लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है कि to make boots such a boots he made, जो वो बूट बनाता था ऐसा प्रतीत होता था मुझे कि वह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और वंडरफुल है। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, और वंडरफुल का मतलब होता है खूबसूरत। आई रिमेम्बर वेल माई शाय रिमार्क वन डे while stretching out him my youthful foot, isn't it ever full hard to me, Mr. Geisler? एक बार मुझे याद है कि मैंने भाई शाय रिमार्क, शाय का मतलब होता है शर्मीला, शर्माते हुए, धीरे से, वन डे मैंने उसे पूछा, क्या पूछा, कब पूछा, when stretching out him my youthful foot, जब मैं पैरों का माप दे रहा था, माप देने के लिए पैर फैला रहा था, तब मैंने उससे बोला कि isn't it ever full hard to me, क्या यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है,
मिस्टर गेजलर एंड हिज आंसर, और उन्होंने जवाब दिया, गिवन विद a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. और मिस्टर गेजलर ने अचानक से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वो जवाब दे रहे थे तो उसके जो बियर्ड में एक रेडनेस था, एक लालीपन था, और उन्होंने बोला कि इट इज एन आर्ट, यह क्या है? आर्ट है, यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। फिर से लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है, स्टोरी राइटर कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था कि मैं बार बार उसके दुकान में जाऊं, क्योंकि जो जूते होते थे वो बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक लास्ट करते थे, टिकते थे। बियॉन्ड द टेम्पोररी सम essence of boot stitched into them. essence का मतलब होता है सार। तो लेखक कहते हैं कि उसमें जूतों का कोई सार तत्व सिला जाता था। One went in not as into most shop. कोई अंदर जाता दूसरे शॉप के तरह नहीं, बट रिस्पेक्टफुली, बिल्कुल आदर के साथ, सम्मान के साथ। एज वन इंटर ए चर्च, जैसे कि कोई चर्च में एंटर करता है, उसी तरह से उसके दुकान में एंटर करता था, बिल्कुल शांत भाव से। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और जो सिंगल वुडन चेयर था उसमें बैठता था, इंतजार करता था। वेटेड ए गुटरल साउंड, एक घुर्रेदार आवाज जिसको बोलते हैं, बिल्कुल भारी सा आवाज। एंड द टिप टैप ऑफ ए स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। और एक साउंड के साथ और आवाज के साथ, जिस तरह से सीढ़ियों से उतरते हुए जो आवाज होती है टिप टैप स्लीपर में, उस तरह आवाज के साथ उस जो चेयर था, वुडन जो चेयर था, उसके सामने में आते हैं, विदाउट कोट के साथ, कोई भी कोट नहीं पहनते हैं। ए लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुकते हैं। इन ए लेदर एप्रोन विथ स्लीव टर्न बैक, ब्लिंकिंग एज इट अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। लेदर एप्रोन के साथ, और अपने जो स्लीव्स होते हैं शर्ट के, वह ऊपर किए हुए होते हैं, और झपकते हुए, ब्लिंकिंग करते हुए, ऐसा लगता है कि जब वह नींद से जागे हो। किस तरह की नींद? ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी कि ख्वाब, बूट के ख्वाब से जागे हो, इस तरह से प्रतीत होते हैं जब मिस्टर गेजलर किसी कस्टमर के सामने में आता है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू, और मैं कहता हूं कि कैसे हो मिस्टर गेजलर। कैन यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट बना सकते हैं? विदाउट ए वर्ड, बिना शब्द बोले, ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही कैम, बिना कोई शब्द बोले हुए मुझे कुछ देर के लिए छोड़ देते थे। और इनटू अदर पोर्शन, और वह दूसरे पोर्शन में चले जाते थे, घर के दूसरे कोने में चले जाते थे। एंड आई वुड कंटिन्यू रेस्ट, और मैं कंटिन्यू रेस्ट करता इन द वुडन चेयर में। इनहेलिंग, सांस लेता। द इसेंस ऑफ ट्रेड, सांस लेता या अनुभव करता, महसूस करता एक ट्रेड को, एक व्यापार को, व्यापार के इसेंस को। Soon he would came back, जल्द ही वो वापस आता, holding in his hand a piece of gold brown leather, और जब वो वापस आता तब उसके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर हुआ करता। With eyes fixed on it would remark, और वह उसे देखते हुए आता और बोलता, What a beautiful piece, क्या सुंदर पीस है। यहाँ पे 20 लिखा हुआ, एक्चुअली में वो जर्मन था, मैंने पहले ही बता दिया कि वो जर्मन था, और वो जब इंग्लिश बोलता था तो कुछ वर्ड्स जो है वो जर्मन के यूज करता था। When I too had admired, और जब मैं भी तारीफ करता उसकी, he would speak again, और वह बोलने लगता फिर से। When do you wanted them, तुम्हें ये कब चाहिए? And I would answer, और मैं जवाब देता, oh as soon as you conveniently can, जितना जल्दी आप आसानी से दे सके। And he would say tomorrow fortnight, और वह कहता है कि कल शाम को। और इफ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर मेरे बड़े भाई होंगे तो मैं उसे भी बोल दूंगा। देन आई वुड मर्मर, और तब मैं धीरे से बोलता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेजलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्ले, और वह मुझे रिप्ले करता, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में जो लेदर होता है उसे देखता ही रहता। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे मैं डोर की तरफ मूव करता जाता, आई वुड हेयर, मैं सुन पाता, क्या सुन पाता? टिप टैप की आवाज सुन पाता, ऑफ द स्लीपर गोइंग अप टू द स्टेयर,
सीढ़ी से जाते हुए उस टिप टिप की आवाज सुन पाता। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, और जो मिस्टर गेजलर है वो अपने ड्रीम ऑफ बूट में जाते हुए, यानी कि जूतों के ख्वाबों में जाते हुए, इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पे वो जूते बनाते थे उस घर में जाते हुए मैं उसकी आवाज को सुन सकता था। I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boot was creaked, you know. मुझे बिल्कुल भी I cannot forget, मैं भूल नहीं सकता कि एक दिन की बात है जब मैं किसी खास मौके पर गया मिस्टर गेजलर के दुकान में, तो मैं जो लास्ट पिछले बार जो बूट लिया था उसके बारे में मैंने कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया? कि उसमें एक क्रीक हो गया है। क्रीक का मतलब होता है जब जूते से कुछ चीज निकल जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रीक। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा, विदाउट रिप्लाइंग, कोई भी जवाब दिए हुए बिना, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदाउट ए क्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुड इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड। और वो बिना कुछ रिप्लाई दिए हुए, बिना कुछ जवाब दिए हुए मेरी तरफ एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी तरफ आशा लगाए हुए था कि मैं जो शब्द बोला वो मैं वापस ले लूं। तब उन्होंने फिर कहा कि इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, यह क्रीक्ड नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तुमने उसे जरूर भिगा दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज, जैसे उन्होंने आंखें नीचे की, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, आई फेल्ट सॉरी। जैसे ही उन्होंने आंखें नीचे की, उन्होंने वह उस बूट के ख्वाबों में चले गया, मेमोरी, उस बूट को याद करने लगा जो बूट उन्होंने बनाया था, और जो राइटर ने उस बूट के बारे में जो कंप्लेन किया था, उस बूट के बारे में मिस्टर गेजलर सोचने लगे। आई फेल्ट सॉरी, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मुझे बहुत दुख हुआ। आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, ये जो ग्रेव थिंग का मतलब ऐसी चीजें जो हम लोग दफना चुके हैं, जो कि खत्म हो गया, पुरानी बात है। मुझे बहुत दुख हुआ उन पुरानी बातों को मेंशन करने के लिए। फिर से मिस्टर गेजलर कह रहा है कि सेंट देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम, उसे वापस भेज देना, मैं उसे देखूंगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ। फिर से मिस्टर गेजलर कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे जूते होते हैं जो शुरू से ही खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ द बिल, अगर मैं उन जूतों का कुछ नहीं कर सका, ठीक नहीं कर सका, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, मिस्टर गेजलर ने राइटर से कहा। वंस आई वेंट absent minded into his shop in a pair of boot bought in an emergency at some large firm। एक बार की बात है, लेखक कह रहे हैं, स्टोरी राइटर कह रहे हैं कि एक बार की बात है, मैं absent minded था, मैं भूल गया था, और एक जोड़ा जूता किसी बड़े दुकान से खरीद लिया था। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the interior overting of my foot. At last he said, those are not my boots। और बिना याद किए हुए, absent minded के साथ लेखक कह रहे हैं कि मैंने जूते खरीद लिया, और जूते खरीदने के बाद उसके मिस्टर गेजलर के दुकान में पहुंच गया। जब ये मिस्टर गेजलर देखा, ही टुक माई ऑर्डर, उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया, बिना किसी कोई भी बात बोले, बिना मेरी तरफ देखे, और बिना ही लेदर को दिखाए हुए। आई कुड फील, मैं उसको महसूस कर सकता था कि मिस्टर गेजलर जो है, उसकी आंखें, उसकी नजरें मेरे जूते को पार करके मेरे फुट तक पहुंचती है, इंटीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उन्होंने बोला कि दोज आर नॉट माई बूट, ये जो बूट है, ये बूट मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं है, मिस्टर गेजलर ने स्टोरी राइटर से कहा। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, नॉट सोरो, नॉट इवन कॉन्टेम्प्ट। जो बोलने का जो लहजा था, बोलने का जो तरीका था, उसमें किसी तरह का कोई एंगर नहीं था, दुख भी नहीं था, और ना ही ह्यूमिलेशन था। बट देयर वॉज इन एट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ तो था, कुछ बातें थी, कुछ चीजें था जो उसके ब्लड को जमा दिया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से जूते के एक भाग को प्रेस किया जहां पे मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था। It hurt you dear, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम्हें
हर्ट होता है, चोट पहुंचती है। डज बिग फर्म्स दीज दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। और उन्होंने फिर से एक बार टिप्पणी किया कि ये जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, इसमें कोई किसी भी तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन माई विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हेard him discuss the condition that hardship of his trade। और फिर लेखक कहते हैं कि स्पोक लॉन्ग बिटरली, इस तरह से वह बहुत ही लंबा बोलते गया और उसके अंदर एक करवाहट थी, बिटर थी। इट वॉज द ओनली टाइम, यह एक ऐसा समय था जब मैं पहली बार उसको डिस्कस करते हुए सुना। किस तरह के डिस्कस? हार्डशिप ऑफ इस ट्रेड, व्यापार, व्यापार की कठोरता को उन्होंने डिस्कशन किया और कंडीशन को डिस्कस किया। दे गेट इट ऑल दे गेट इट बाय एडवर्टाइज नॉट बाय वर्क द टेक इट अवे फ्रॉम अस। कह रहा है कि ये जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये सारी कंपनियां, ये सारे दुकान सिर्फ एडवर्टाइज से चलते हैं, अपने काम से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि एडवर्टाइज, प्रचार प्रसार से ही जाने जाते हैं। द टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, जो हमारे जूतों को पसंद करते हैं, जो जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं, ऐसे इंसान को हमसे दूर ले जाने का काम ये बड़े बड़े कंपनियां करते हैं। इट कम्स टू प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इसीलिए क्या होते हैं, धीरे धीरे से हमें काम मिलना बंद हो जाता है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल यह धीरे धीरे से कम होता जाता है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard। यह लग रहा है कि आई हैव नेवर नोटिस, मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया था इससे पहले। उसके चेहरे में एक लाइन था जो कि साफ साफ दिख रहा था, और इसके अलावा बीटर स्ट्रगल, एक कड़वा स्ट्रगल था, संघर्ष था जो वह कर रहा था। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर, और बहुत से ग्रे हेयर्स अचानक से प्रतीत होने लगे थे उसके रेड बियर्ड में, लाल दाढ़ी में। As best I could explain the circumstances of those ill-omened boot। ill-omened का मतलब होता है पनौती, बहुत ही बुरा। As I could explain, as best I could explain the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs of shoes। फिर से लेखक कह रहे हैं कि as best I could, जितना मैं कर सका, जितना मैं एक्सप्लेन कर सका उन भद्दे जूतों के बारे में। इल मैनर्ड का मतलब होता है पनौती जूतों के बारे में बताना था, उतना मैं बताया। बट हिज फेस वॉज वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन डेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कह रहे उसके जो वॉइस फेस थे और जो आवाज थी वह एक गहराई से, मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, उसके आवाज और उसके फेस मुझ पे बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में मैंने बहुत से जूतों को ऑर्डर किया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जो जूते थे वो बहुत दिनों तक टिका। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मुझे फिर 2 साल तक उसके दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इट वॉज मेनी मंथ्स ऑफ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, दिस टाइम इट अपियर टू हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, और कुछ महीनों के बाद जब मैं उसके दुकान में गया, दिस टाइम ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके बड़े भाई ही हैं, हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, उसके हाथ में एक लेदर का टुकड़ा था। वेल मिस्टर गेजलर आई सेड हाउ आर यू, मैंने कहा कि कैसे हैं आप। ही केम क्लोजर, वह नजदीक आया, एंड पीड एट मी, और मेरे तरफ ध्यान से देखने लगा। पीड का मतलब ताकना। आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, और उन्होंने बताया धीरे से, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे वह मर गए। And I saw that it was indeed himself, but how aged and when, और मैंने देखा कि किस तरह से it was indeed himself, स्टोरी राइटर कह रहे हैं कि मैंने देखा कि यह वास्तव में वही था, but how aged and when, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा बूढ़ा और पीला पड़ गया है। And I never before had I heard him mention his brother,
और मैंने इससे पहले कभी भी अपने भाई के बारे में इस तरह के मेंशन करते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड, मुझे बहुत ज्यादा झटका लगा। आई मर्मर्ड, मैंने धीरे से बोला, ओह आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखित हूँ। यस ही आंसर्ड, हाँ उन्होंने जवाब दिया। ही वॉज ए गुड मैन, वह बहुत ही अच्छा इंसान था। ही मेड ए गुड बूट, और वह बहुत अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज डेड, लेकिन वह मर गए। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपने सिर के ऊपरी भाग को टच किया। वेयर द हेयर हैज सडनली गॉन एज थिन एज इट बीन ऑन डेट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जहां से उसके बाल निकल गए थे, चले गए थे। उन्होंने उसको टच किया जिस तरह से उसके गरीब बड़े भाई। टू इंडिकेट आई सपोज द काउज ऑफ डेथ, मैंने जान लिया, मैंने फील कर लिया कि इसके पीछे, मरने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। डू यू वांट एनी बूट, और उसके भाई ने बताया, मिस्टर गेजलैंड ने बताया कि क्या आपको कोई जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक लेदर का टुकड़ा लेके आया। इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही अच्छा टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत से जूते का ऑर्डर किया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, यह बहुत ही लंबे समय के बाद था। बट दे वेयर बेटर देन एवर, लेकिन यह बहुत ही अच्छा था पहले से। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, मेरे जूते को कोई नहीं पहनता था, और मैं जल्द ही बाहर चले गया, यानी कि विदेश चले गया। फिर से कह रहा है कि इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, एक साल, लगभग एक साल के बाद मैं फिर से लंदन में पहुंचा, लंदन गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और मैं जो पहला शॉप में गया वह एक मेरे दोस्त का शॉप था। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं एक इंसान को 60 साल की उम्र में छोड़ के आया था। आई केम बैक टू वन ऑफ माई 75, और मैं जब पहुंचा तो वह 75 साल के हो चुके थे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे मिस्टर गेजलर की बात हो रही है। पिंच एंड वॉर्न, चिपक गए थे, बहुत ही ज्यादा दुबले हो गए थे और सूख गए थे। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, वास्तव में उन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया। डू यू वांट एनी बूट, क्या आपको कोई बूट चाहिए? ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उसे बहुत जल्दी बना सकता हूँ। इट इज अ स्लैंग टाइम, यह मंदी का टाइम है। स्लैंग टाइम का मतलब होता है, स्लैक टाइम का मतलब होता है मंदी का समय, जब कोई काम नहीं होते उसको बोलते हैं मंदी। एंड आई आंसर्ड प्लीज प्लीज, मैंने जवाब दिया कि बिल्कुल। आई वांट बूट, मुझे बूट्स चाहिए। एवरी काइंड, हर एक तरह के बूट्स चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। फिर से स्टोरी राइटर कह रहा है कि मैंने जो बूट्स दिया था, एक शाम वह बूट मेरे पास वापस आ गए। वन बाय वन आई ट्राइड, एक के बाद एक मैंने उसे ट्राई किया, पहना। इन शेप एंड फिट, और वह जो बूट थे वह बहुत बिल्कुल फिट थे और बहुत अच्छे थे। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वेयर द बेस्ट, और जो लेदर की क्वालिटी थी वह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ही हैड इवर मेड, आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट वंस इट माई ऑन हैंड, और मैं खुद से सीढ़ी से उतरा और चेक को राइट किया, एंड पोस्टेड, और उसको पोस्ट कर दिया अपने हाथों से। ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, पासिंग ए लिटिल स्ट्रीट, उस रास्ते से जब मैं गुजर रहा था, लेखक कह रहा है कि आई थाउट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली, मैंने सोचा कि मुझे आई वुड गो, मुझे जाना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि किस तरह से जूते वो बहुत अच्छे थे और फिट आए। बट व्हेन आई केम टू वेयर द शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, जब मैं वहां पे गया तो वहां पे शॉप तो था लेकिन उसके नाम वहां पे नहीं थे। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। इन द शॉप देयर वाज ए यंग मैन विथ इंग्लिश फेस, और वो जो दुकान में एक आदमी था वह इंग्लिश फेस था, लेकिन मिस्टर गेजलर क्या थे? जर्मन थे। मिस्टर गेजलर इन, आई सेड, मैंने कहा कि क्या मिस्टर गेजलर अंदर है? उन्होंने बताया कि नो। ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी हर एक इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, अब हम लोगों ने इस शॉप को ले लिया है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेजलर, हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर गेजलर, ओह ही आंसर्ड डेड, उन्होंने जवाब दिया कि वह मर चुके हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे, तो लेखक फिर से कह रहे हैं कि लेकिन मैं तो लास्ट वेडनेसडे को ही उनके पास से बूट रिसीव किया।
उसका तो कि he said poor old man starved himself। फिर से वो जो इंग्लिश मैन था उन्होंने बताया कि वह बहुत ही ज्यादा भूखे रहते थे, स्लो स्टार्वेशन। द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जो मृत्यु हुई थी वह भूख के कारण हुई थी। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच वे वुड कीप द शॉप ऑन वुड नॉट हैव ए सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उन्होंने बताया कि वह दिन भर दुकान को खुला रखता था और उसके अलावा कोई भी उस दुकान में नहीं आता था उसके जूतों को टच करने के लिए। When he got an order, जब उसको ऑर्डर मिलता था, he took him such a time, तो वह बहुत ज्यादा टाइम लगाता था। People won't wait, और लोग इंतजार नहीं करते थे। He lost everybody, वह सब कुछ खो दिया। And there he would sit going on, और वह सिर्फ बैठा ही रहता था दिन भर। I will say, मैं कहूँगा that for him, उसके लिए not a man in London made a better boot। मैं कहूँगा कि लंदन में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस तरह के बूट बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन को देखो, प्रतियोगिता को देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी भी प्रचार प्रसार नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर गो टू, उसके पास बहुत अच्छे लेदर भी हुआ करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वह सब कुछ खुद से करता था। वेल देयर इज इट, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज, आप ही बताइए कि उसके आइडियाज को आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, डेट मे बी बिट फ्लोरी एज द सेइंग, जैसे कहावत है, इसे थोड़ा सा अच्छे से बता सकते हैं। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। कह रहा है कि मैं स्वयं जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि यह यहाँ पर दिन और रात जूतों के कार्य में, जूते के काम में वह बैठा रहा। टू द वेरी लास्ट यू सी, और यह लास्ट समय तक उन्होंने जूते का काम किया। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, उसके पास कभी भी खाने के लिए टाइम नहीं होता था, खाने के लिए वह टाइम नहीं देता था। नेवर हैड पेनी इन द हाउस, और उसके घर में एक रुपए नहीं था। ऑल वेंट टू रेंट, सभी पैसे रेंट में चले जाते थे। एंड लेदर, और लेदर में चले जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि इतने दिनों तक वह किस तरह से जिया। ही रेगुलरली लेट हिम फायर गो आउट, उसके वह लगातार अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को खर्च करता रहा। ही वॉज ए कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, वह सच्चरित्र व्यक्ति था, एक बहुत ही अच्छा इंसान था। ही मेड गुड बूट्स, और वह बहुत अच्छे जूते भी बनाते थे। ही सेड ही मेड गुड बूट्स, और उन्होंने कहा यस। आई सेड, मैंने कहा कि यस, ही मेड गुड बूट, वह बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। लास्ट में लेखक ये बात कह करके कहानी का अंत होता है। ये कहानी लिखा है कि जॉन गोल्सवर्दी ने, बहुत अच्छी कहानी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन है और उसके क्या क्या आंसर्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेजलर एज ए बूट मेकर। जो स्टोरी राइटर था उसका क्या ओपिनियन था मिस्टर गेजलर के बारे में एज ए बूट मेकर के तौर पर। तो उसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ओपिनियन मिस्टर गेजलर वाज ए मिस्टीरियस एंड वंडरफुल बूट मेकर। ऑथर्स के ओपिनियन के हिसाब से मिस्टर गेजलर मिस्टीरियस, रहस्यमय और बहुत ही अच्छा बूट मेकर था। ही यूज्ड द बेस्ट लेदर सो द बूट्स लास्टेड लॉन्ग एंड परफेक्टली फिटेड। वह जो लेदर यूज करता था बूट बनाने के लिए, वह बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था, जो कि बहुत दिनों तक लास्ट करता था और पैर में अच्छे से फिट भी होता था। तो यह था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करके, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो फ्रीक्वेंटली। जो ऑथर थे, स्टोरी राइटर थे, उसको शॉप जाने के लिए या शॉप बहुत लंबे समय के बाद क्यों जाते थे। बिकॉज द बूट मेड बाय गेजलर ब्रदर वाज एक्सट्रीम नाइस। जो बूट मिस्टर गेजलर बनाते थे, मिस्टर गेजलर ब्रदर्स बनाते थे, वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे और वह बहुत दिनों तक टिकते थे। द ऑथर डिड नॉट नीड हैव ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स, और ऑथर को, राइटर को दूसरे जूतों की जरूरत नहीं पड़ती थी। What was the effect on Mr. Geisler of the author's remark about a certain pair of boot? मिस्टर गेजलर ने, ऑथर ने जब अपने प्रीवियस जूतों के बारे में कुछ कमेंट किया, रिमार्क किया, तो मिस्टर गेजलर पर क्या उसका प्रभाव पड़ा। तो मिस्टर गेजलर वाज शॉक्ड, मिस्टर गेजलर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। एंड टोल्ड, कहा, द ऑथर, ऑथर से कहा कि डैट माइट हैव गॉट देम वेट, वह जरूर उस जूतों को भिगा दिया होगा। ही प्रोमिस्ड दैट आइदर ही रिपेयर द बूट और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल, उन्होंने प्रोमिस किया कि मैं इस जो बूट को ठीक कर दूंगा या फिर मनी को बिल से माइनस कर दूंगा। व्हाट वाज मिस्टर गेजलर कंप्लेंड अगेंस्ट बिग फार्म्स के बारे में उन्होंने क्या बातें कही, क्या कंप्लेंट किया। तो मिस्टर गेजलर ने बताया कि जो बिग फार्म्स होते हैं वह लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं।
दे गेट द कस्टमर बाय एडवर्टाइजमेंट, और वो जो कस्टमर मिलते हैं उसको एडवर्टाइजमेंट से मिलते हैं, ना कि उसके काम से मिलते हैं। ऑल्सो ही एडेड, इसके अलावा उन्होंने कहा दैट बिग फार्म्स रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एवरी ईयर, जो हर साल जो बिग फार्म्स होते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी रिड्यूस करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। ऑथर कह रहा है कि क्या राइटर ने बहुत से जूतों को क्यों ऑर्डर किया, क्या वास्तव में उसको इन जूतों की जरूरत थी। तो उसका आंसर, बिकॉज मिस्टर गेजलर फेल्ट वेरी सॉरी आफ्टर कंप्लेनिंग अबाउट प्रीवियस बूट। मिस्टर गेजलर ने बहुत ही ज्यादा दुखित महसूस किया जब उन्होंने प्रीवियस जूतों के बारे में कंप्लेन किया। द ऑथर वाज लाइक्ड बूट मेड बाय गेजलर, जो राइटर थे वो बहुत ही ज्यादा उन जूतों को पसंद करते थे, उसके द्वारा बनाए हुए जूतों को। ऑल्सो ही वांटेड टू हेल्प हिम, इसके अलावा वह उसकी मदद करना चाहते थे। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि डिड ही रियली नीड देम, क्या उन जूतों को वास्तव में उसकी जरूरत थी। तो इसका आंसर है नो, ही डिड नॉट रियली नीड देम। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स बुक में आपको देखने को मिलेंगे, उस फ्रेजल वर्ब को यूज करके इन सेंटेंसेस को फुलफिल करना है, पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करना है। तो फर्स्ट, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। बहुत लंबे हीट के बाद जो मौसम है वो क्या है, कुछ ठीक ठाक। लुकिंग अप का मतलब होता है इम्प्रूव करना, तो बहुत गर्मी के बाद वेदर में कुछ सुधार हुआ, इम्प्रूव हुआ। उसके बाद बी नंबर, वी हैव नो राइट टू लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। कह रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। लुक डाउन का मतलब होता है, लुक डाउन अस्वीकार करना, डिसअप्रूव करना। तो हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई अगर छोटा बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, तो उसको डिसअप्रूव करना, अस्वीकार करना। नितिन हैज मेड लुक्ड टू हिज अंकल हु इज सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे लुक्ड अप टू का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर करना। तो नितिन हमेशा प्रशंसा करता था अपने अंकल की, जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फ मेड मैन था। नेक्स्ट, द पुलिस वेयर लुकिंग इनटू द मैटर थ्रोली। लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो पुलिस जो है वो मैटर को लेकर, बात को लेकर के इन्वेस्टिगेट करता है। इफ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। अब अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं आपके बच्चों की देखभाल करूंगा। उसका एफ नंबर का, आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। तो यहाँ पे लुक इन का मतलब होता है कुछ समय के लिए मिलना, बहुत ही छोटे टाइम के लिए मिलना, उसको बोलते हैं लुक इन। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ क्या करने के लिए, मिलने के लिए। ऑन योर ब्रदर, तुम्हारे ऑन योर ब्रदर तुम्हारे भाई से, व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट, जब मैं दूसरे टाइम लखनऊ जाऊंगा। लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग मेन रोड। लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, ध्यान से। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, ये वर्ड्स सिमिलर साउंड के, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के आपको देखने को मिलेंगे जब इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग और स्पेलिंग्स में अंतर है। तो मैंने यहाँ पे सारे मीनिंग्स लिख दिया है वन बाय वन, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो एच एच जो वर्ड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो स्पेलिंग है एस एच, ये एस एच बहुत से वर्ड में फर्स्ट में आते हैं, बहुत से वर्ड में मिडिल में आते हैं, और बहुत से वर्ड में अंत में आते हैं। तो इन वर्ड को कैटेगराइज करना है तीन भागों में। तो फर्स्ट में जो एस एच आएगा फर्स्ट में लिखेंगे, मिडिल में जो एस एच आएगा मिडिल में लिखेंगे, और जो लास्ट में जो एस एच आएगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है शिप, तो देखिए एस एच शॉ जो है, तलबस शॉ, ये सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद फैशन, ये जो फैशन है तलबस शॉ मिडिल में आ रहा है, और ट्रैश ये जो लास्ट में एस एच है शॉ लास्ट में आ रहा है, तो फाइनल हो गया। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है सारे वर्ड्स को। तो वन बाय वन मैंने अरेंज कर लिया है, अगर आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा दो क्वेश्चन, तो मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए। इसके अलावा मुझे कुछ दूसरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं मिस्टर गेजलर वाज अ फेलियर एज ए बूट मेकर और एज ए कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन। क्या आप सोचते हैं कि मिस्टर गेजलर जो बूट मेकर के हिसाब से वो फेल हो गए, या फिर कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के हिसाब से फेल हो गए। तो इसका जो आंसर है, मिस्टर गेजलर वाज अ मिस्टीरियस एंड वंडरफुल बूट मेकर, हिज स्किल ऑफ बूट मेकिंग वाज ऑसम, so his boot were fit to the customer and lasted long. I think he was not failure as a bootmaker, but he was a failure as a cooperative businessman because he did not believe to advertise. Also,
अनएबल टू मेक डिलीवरी ऑन टाइम सो ही कुड नॉट कंपेयर विद बिगर फर्म। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे, वो मिस्ट्रियस और वंडरफुल बूट मेकर के नाम से जाने जाते थे, और जो उसकी स्किल थी बूट मेकिंग में वो बहुत ही अच्छी थी, और उसके जो बूट्स जो बने होते थे वो बहुत ही दिनों तक लास्ट करते थे और पैरों में फिट भी होते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, उन्होंने कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया, जिस वजह से जो कॉम्पिटेटिव मार्केट था उस कॉम्पिटेटिव मार्केट में वो धीरे धीरे से नीचे फिसलते गए। ही ऑल्सो अनेबल टू मेक डिलीवरी ऑन टाइम, इसके अलावा वह टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाता था, और जिस वजह से जो बड़े बड़े दुकानदार होते थे, बड़े बड़े कंपनियां होती थी, उसके कंपेयर में ये पीछे चले गए। व्हाट इज सिग्निफिकेशन ऑफ द टाइटल्स, इस टाइटल का क्या सिग्निफिकेशन, महत्व क्या महत्व है, टू होम और टू व्हाट डज इट रिफर। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इंडिकेट द ग्रेट क्वालिटी ऑफ बूट मेड बाय मिस्टर गेजलर। जो क्वालिटी है, जो चैप्टर का नाम है क्वालिटी, इससे पता चलता है कि मिस्टर गेजलर जो भी बनाते थे जूते वह बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। मिस्टर गेजलर टुक टाइम बट नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद देयर बूट क्वालिटी। मिस्टर गेजलर बहुत ज्यादा लंबे समय का टाइम लेते थे, लेकिन अपने बूट के साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बूट के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। द टाइटल रिफर टू द क्वालिटी ऑफ द बूट मिस्टर गेजलर क्रिएटेड हिमसेल्फ, ऑल्सो इट रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर गेजलर टू कीप अप द क्वालिटी ऑफ हिज क्राफ्ट एट एनी कॉस्ट। कह रहा है कि जो टाइटल है वो रिफर करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है, क्वालिटी दिखाता है मिस्टर गेजलर के द्वारा बनाए हुए बूटों की, जूतों की। रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर गेजलर, जो उसके सिद्धांत थे मिस्टर गेजलर के, ऑफ कीपिंग इन द क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी को एक बरकरार रखना, ऑफ हिज क्राफ्ट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसकी जो क्वालिटी है जूतों की वह क्वालिटी को बनाए रखना, चाहे उसके लिए वह सब कुछ अपना दे दे, निछावर कर दे, लेकिन वह जो क्वालिटी होती थी बूट की वह उसको बना करके रखने की कोशिश करते थे। तो ये था चैप्टर क्वालिटी क्लास 7 का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।